हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक और नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले ही लेक्चर से हमने हमारे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फुल एंड फाइनल रिवीजन करना स्टार्ट किया है। इनफैक्ट पिछले ही लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया है। हमने बेटा पिछले लेक्चर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अब ज़रूरत है कि हम अपने चैप्टर में थोड़े से और आगे बढ़ जाएं, और इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझते हुए डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे। और बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपनी इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति करे, वेलकम टू अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं, इस बार हम सभी को मिल करके करने हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो बिल्कुल आइए, उसी की तैयारी में हम अभी से लग जाते हैं और अपने आज के लेक्चर को भी फाइनली शुरू कर ही लेते हैं। चलो बेटा आओ फटाफट से अब अपन सबसे पहले मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले कि हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेटा बात करें, मैं ना आप सभी बच्चों को मेटल्स की एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ, है ना। हमारे जो मेटल्स होते हैं, उनकी जो एटम्स होते हैं, मतलब जो हमारे मेटल एटम्स होते हैं, उनकी मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ। उस बात को आपको सुनना होगा, समझना होगा और याद भी रखना होगा। वो खास बात क्या है, सुनो। जो हमारे मेटल एटम्स होते हैं ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। मतलब कि जो हमारे मेटल एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। मैम कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बेटा मान लो कि अपने पास क्या है, एक मेटल है। कौन सा मेटल है? अपने पास सोडियम मेटल है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 2,8,1, है ना। एटॉमिक नंबर हो गया 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 2,8,1। तो मान लो कि अपने पास क्या है, एक सोडियम का एटम है। उसके के शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में आ जाएगा बेटा 1 ही इलेक्ट्रॉन। तुमको पता है ना, एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो अगर मान लो कि तुमसे मैं पूछ लूं कि बेटा जरा बताओ कि सोडियम के एक एटम में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप बोलोगे कि मैम सोडियम एटम के पास ना ले दे करके केवल 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कौन से शेल में बेटा? एम शेल में, ठीक है। अब तुमने बचपन में पढ़ा होगा, कितना बचपन? अरे पिछली ही क्लास में बेटा, 9th क्लास में तुम लोगों ने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा होगा। ऑक्टेट रूल आकर के क्या बोलता है किसी भी एटम से कि भैया दद्दा, अगर तुम्हें जीवन में स्टेबल होना है तो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये मैं नहीं, ये ऑक्टेट रूल बोलता है किसी भी एटम से जाकर के कि भैया अगर तुम्हें जीवन में स्टेबल होना है तो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इस सोडियम एटम को देखोगे बेटा, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल जो है इसका जो वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? केवल 1 है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए बेटा। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके पास है कितने? 1, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसको। तो तुम्हें क्या लगता है कौन होगा इतना महान जो सोडियम के इस एटम को 7 इलेक्ट्रॉन्स ला करके देगा? कोई बेटा ला करके नहीं देने वाला है। और चलो मान लो किसी तरीके से इस सोडियम एटम ने बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स का जुगाड़ कर भी लिया, ये एटम के अंदर ले भी आया, तो बताइए क्या होगा? सोडियम एटम का जो न्यूक्लियस होगा ना, वो बोलेगा कि भैया मुझे माफ करो। सोडियम एटम का जो न्यूक्लियस होगा ना, वो बोलेगा कि भैया मुझे माफ करो, मैं इन 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख सकता। इसका मतलब ये निकल के आया कि जो सोडियम का एटम है बेटा, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता।
ये वाला ऑप्शन तो तुम मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला जो ऑप्शन है बेटा, ये तो तुम हटा ही दो किताब से नहीं, दिमाग से हटा दो ठीक है ना, सोडियम एटम के लिए। तो अब क्या होगा भाई, सोडियम एटम को जो है ना बेटा गुस्सा आ जाएगा, वो गुस्से में बोलेगा कि यार ये जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना मेरा, इसके कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है, इसके कारण मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूं। तो उस गुस्से में होने वाला ये है बेटा कि सोडियम का एटम पता है क्या करेगा, अपने इस इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही एटम में से बाहर निकाल करके फेंक देगा। वो बोलेगा कि इसके कारण मैं जीवन में जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा हूं, मुझे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को एटम में से बाहर निकाल करके फेंक दूंगा। यानी कि सोडियम एटम ने क्या करा, अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और बेटा जब इसने अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे क्या हुआ, ज्यादा जोश आ गया बेटा बोर्ड को, ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि सोडियम एटम ने क्या करा, अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और लूज करने के बाद अब तुम जरा देखो इस सोडियम एटम को, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या बन गया। अब इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद अब इसका आउटर मोस्ट शेल क्या बन गया, एल बन गया, एल शेल बन गया। और एल शेल में बेटा पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ऑक्टेट रूल बोलता है चलो हाश, अब मुझे जाकर के शांति मिली है, क्योंकि भैया ऑक्टेट रूल जो है उसको तो यही है कि हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। तो जब इसने अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या बन गया, एल शेल बन गया, जिसमें कि ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। तो तब जाकर के इसको क्या मिली बेटा, शांति नहीं यार, इसको स्टेबिलिटी मिल गई, इसको जो है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर लिया, खत्म बात। लेकिन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद बेटा अब तुम इसको एटम तो बुला नहीं सकते, अब तुम इसको क्या बुलाओगे, अरे आयन बुलाओगे ना दादा। कोई भी एटम, भी तो तुमने बचपन से पढ़ा होगा ना कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर ले या गेन कर ले, कुछ भी कर ले, तो फिर वो एटम नहीं कहलाता, वो क्या बन जाता है, वो आयन बन जाता है। तो बेटा ये भी क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। खैर जो भी हुआ हो है, जो भी हुआ हो, कम से कम इसको स्टेबिलिटी तो मिली। कैसे मिली, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, कहने को जो इकलौते होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन इसने तो क्या करा, अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही मुक्का मार के भगा लो, तो वैसी की तैसी, खत्म बात। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लो। मैग्नीशियम मेटल ही है, एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है 2,8,2। मान लो कि तुम्हारे पास मैग्नीशियम का एक एटम है बेटा, उसके के शेल में तुमको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल में मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास एक था, इसके पास 2 हैं। अलग अलग एलिमेंट है ना बेटा, अलग अलग मेटल है इसलिए। ठीक है, चलो अब जरा तुम इस मैग्नीशियम मेटल का जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसको देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2। एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, हैं 2 होने चाहिए 8, यानी कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कौन होगा जो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स ला करके देगा, कोई नहीं ला के देने वाला। और अगर कहीं से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा जुगाड़ करके ले भी आया एटम के अंदर, तो इस मैग्नीशियम एटम का जो न्यूक्लियस होगा ना, वो बोलेगा कि भैया हमें माफ करो, मेरे बस की नहीं है, 6 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को जो है होल्ड करके रखना, मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी कि वही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला जो ऑप्शन है बेटा, इसके पास भी नहीं है। तो अब इसको भी गुस्सा आ जाएगा कि यार ये जो मेरे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं के कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है, मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही करूंगा जो मेरे बड़े भैया ने किया था। उन्होंने अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकाला था, मैं तो अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से मुक्का मार के भगा दूंगा। और बेटा लिटरली यही होगा, ये अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देगा। और बाहर निकालने के बाद अब तुम खुद ही बताओ, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या बना, एल शेल बना, जिसमें कि पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अब जाकर के ऑक्टेट रूल बोलेगा कि हाँ मेरे को पड़ गई शांति, अब तुम्हें मिल जाएगी स्टेबिलिटी, तथास्तु। यानी कि अब जाकर के इसको मिल गया है क्या, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मिल गई स्टेबिलिटी। लेकिन अब ये एटम एटम नहीं कहलाएगा, ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम आयन बन जाएगा।
एक और एग्जांपल, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है 2,8,3। आउटर मोस्ट शेल में खुद ही देख लो, बार बार नहीं बोलूंगी, आउटर मोस्ट शेल में बेटा ये भी क्या है, ये भी मेटल ही है, मेटल एटम ही है। इसके आउटर मोस्ट शेल में तुम खुद ही देख लो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कितने होने चाहिए 8 है, कितने 3, 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कौन ला करके देगा, कोई नहीं देगा। और इसका जो खुद का न्यूक्लियस होगा, एल्यूमिनियम एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो खुद भी बोलेगा कि भैया अगर तुम कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आ भी गए ना, हमारे बस की नहीं उनको पकड़ के रखना, हम नहीं कर पाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला जो ऑप्शन है बेटा इसके पास भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भैया जो 2 मेरे बड़े भैयाओं ने किया मैं वही करूंगा, यानी कि मैं भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल दूंगा। हमने बोला कि ओ दादा जोश में होश मत खो, भाई तुम्हारे जो बड़े भैया लोग थे उनके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम थे, इसके पास केवल 1 था, इसके पास केवल 2, तुम्हारे पास दादा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 3 और 3 6 मत कर देना बेटा। हम एल्यूमिनियम एटम से बोलेंगे कि भैया तुम्हारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तुम क्या तीनों को निकाल दोगे, कह रहे हाँ निकाल दूंगा। और लिटरली बेटा यही होगा, ये अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने के बाद अब देखो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बना, ये वाला जिसमें कि ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि अब जाकर के मिली इसको स्टेबिलिटी, अब जाकर के इसने अटेन किया है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कहानी खत्म। लेकिन कहानी इतनी जल्दी भी खत्म नहीं हुई बेटा, अब तुम इसको एटम नहीं बोलोगे, अब तुम इसको क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम आयन बोलोगे। तो तुम खुद ही देखो ना बेटा, तुम्हारे सामने यहां पर मैंने 3 मेटल्स के एग्जाम्पल दे डाले, ये तीनों कौन है बेटा, मेटल्स ही तो हैं। और तुम खुद ही देख लो इन मेटल्स के जो इनकी जो रिस्पेक्टिव एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और खुद क्या बनते जा रहे हैं बेटा, पॉजिटिव आयन बनते जा रहे हैं। यही बात तुमको मैं समझाना चाह रही थी। मेरा पहला स्टेटमेंट यही था कि जो अपने मेटल एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में विश्वास रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में विश्वास रखते हैं कि भैया लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, हमें स्टेबिलिटी चाहिए है, तो हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। कोई बोलेगा कि भैया हम तो अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे, कोई बोलेगा कि भैया हम तो अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से मुक्का मार के भगा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा था जो हमारे मेटल एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में बेटा विश्वास रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में विश्वास रखते हैं। तुम्हें मेरी ये बात दिमाग में फिक्स कर लेनी है, ऑप्शन नहीं दिया है मैंने कि मैम याद रखी कि ना रखें, अरे रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इतना पल्ले पड़ा, उलझ गई मैं तार में, अरे 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 हाँ इतना पल्ले पड़ा। चलो अब आ जाओ कहां, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अरे बहुत ही हलवा प्रॉपर्टी है बेटा, तुम खुद दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास मेटल है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, रिएक्शन हो गई, क्या बन जाएगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा बेटा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात हो गई, कौन सा रॉकेट साइंस जो है ना यहाँ पर मतलब लगने वाली है कि तुम्हारे पास मेटल है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, कर गए आपस में रिएक्ट, क्या बन जाएगा, अरे मेटल का ऑक्साइड नहीं बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, खत्म कहानी। जैसे कि तुम्हारे पास सोडियम है, ऑक्सीजन है, करवाओ इनकी रिएक्शन, क्या बन जाएगा, अरे इसका ऑक्साइड बन जाएगा मुन्नो, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तुम्हारे पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हो गई रिएक्शन, क्या बन जाएगा, इसका ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एल्यूमिनियम है, करवाओ उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा, इसका ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तुम्हारे पास जिंक है, जिंक भी क्या होता है, अरे मेटल ही होता है, ठीक है ना, करवाओ उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। तुम्हारे पास कैल्शियम है, करवाओ उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा, इसका ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दिक्कत की बात है भाई, इतना बेसिक सा तो फंडा है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि हाँ मैम, मतलब लग गई, दिल को बात लग गई है ना, समझ में आ गई कि हाँ रिएक्शन होगी मेटल की ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, उसका ऑक्साइड ही बनेगा। लेकिन अब समझने वाली बात बेटा ये है कि आखिर ये बना कैसे, और ये कैसे बना
यही समझाने के लिए तुमको मैंने ये कहानी सुनाई थी कि हमारे जो मेटल एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। कैसे? देखो, अभी तुमको मैं एक एग्जांपल देती हूं, तब तुम्हें पल्ले पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड एग्जैक्टली कैसे बना। कहने का मतलब यह है कि जब मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल ऑक्साइड क्यों बन रहा है ये तो पल्ले पड़ेगा कि हाँ, मेटल की रिएक्शन होगी O2 के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। पर क्यों बनेगा? सवाल यह है कि क्यों बन रहा है। जवाब देखो उसका। मान लो कि यहां पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, या ऐसे देखो, मान लो कि यहां पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। बन तो गया, पर क्यों बना वो देखना है। आ जाओ देखते हैं। मैग्नीशियम की कहानी हमने अभी अभी सुनी थी। क्या सुनी थी? एटॉमिक नंबर 12। आई एम सॉरी। चलो, समझ में आ गई बात, क्या बोला। अब तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है ना, अब नहीं भूलोगे। चलो, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 2,8,2। ठीक है, तुम्हारे पास है क्या? मैग्नीशियम का एक एटम, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 और एम में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी अभी तुमको मैंने कहानी बताई थी, तुमको पता है क्या होने वाला है। ये जो मैग्नीशियम का एटम है इसको गुस्सा आ जाएगी कि जो मेरे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को ही एटम में से बाहर निकाल करके फेंक दूंगा। तो बेटा लिटरली यही होगा कि मैग्नीशियम का यहाँ पर एटम क्या करने वाला है? मैग्नीशियम का एटम अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, मैग्नीशियम का एटम क्या करने वाला है? अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल के फेंकने वाला है। फेंक ही दिया इनफैक्ट, और खुद क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। ठीक है, तो इसने अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या ये बन गया है? मैग्नीशियम आयन बन चुका है। ठीक है, अब देखो, इसके लिए तो जो इसने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम में से बाहर निकाले हैं, वो तो इसके लिए वेस्ट ही है। बेटा अपन अपने घर से क्या चीज उठा करके फेंकते हैं जो हमारे लिए यूजलेस होता है, जो हमारे लिए वेस्ट होता है। जो अपन, जैसे कि तुमने जो है आलू की सब्जी बनवाई है मम्मा से, तो तुमने आलू खा लिया, लेकिन जो उसको छिलका होता है, अरे वो तो तुम्हारे लिए कचरा है ना, वो तुम्हारे लिए यूजलेस है, तो तुम क्या करोगे? उसको फेंकोगे ना। तो मैग्नीशियम का बेटा ये जो एटम है, इस एटम ने जो अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाला है, तो वो दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए तो यूजलेस ही थे ना, तभी तो इसने क्या करा? एटम में से बाहर निकाल करके फेंक दिया, और खुद क्या बन गया? आयन बन गया, है ना। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीशियम के एटम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम में से बाहर निकल करके कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं। भाई तुम्हारे घर का कचरा कहां जा रहा है, तुम्हें इससे कोई मतलब होता है क्या कि वहां या वहां? तुम्हें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे लिए वो कचरा वेस्ट है, यूजलेस है, तो वो कहीं भी जाए, कुछ भी हो उसका, तुम्हें क्या मतलब, है ना। तो यहां पर भी ऐसे ही है कि मैग्नीशियम का एटम जो अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकालता है, वो दोनों कहां जा रहे हैं, उनका क्या होने वाला है, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कोई दूसरा है जिसको फुल मतलब होता है। कौन? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 2,6। यानी कि मान लो कि तुम्हारे पास क्या है? ऑक्सीजन का एक एटम है बेटा, उसके के शेल में तुमको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन का एक एटम है, के शेल में मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में मिल जाएंगे तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आएगा ऑक्टेट रूल, और जब देखेगा ऑक्टेट रूल ऑक्सीजन के एटम को, तो वो बोलेगा कि अरे दादा तुम तो स्टेबिलिटी के बहुत नजदीक हो। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, आउटर मोस्ट एटम के आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर तुम कहीं से, ऑक्टेट रूल इससे बोलता है कि भाई ऑक्सीजन का एटम, तुम कहीं से भी यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आ जाओगे ना अपने अंदर, तो फिर तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, मतलब कि तुम बन जाओगे स्टेबल। तो बोलता है अच्छा ऐसा क्या? तो बोलता है हाँ। तो फिर ऑक्सीजन एटम ढूंढने निकलता है कि यार कहां से जो है उसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं।
भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बेटा ऑलरेडी हैं आउटर मोस्ट शेल में, बस 2 की कमी है। तो अब ये निकलता है सर्च पर कि यार कहीं से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं जिनको मैं गेन कर लूं, एटम के अंदर ले आऊं, ताकि मेरा ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट और मैं बन जाऊं स्टेबल। वहीं उसकी नजर पड़ती है इन दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिनको कि मैग्नीशियम एटम ने अभी अभी अपने घर से बेघर किया है, धक्का मार के भगाया है। तो ये ऑक्सीजन का एटम बोलता है इन दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीजन का एटम बोलता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन से कि सुनो इलेक्ट्रॉन्स, तुम लोग फ्री हो ना, आ सकते हो क्या मेरे अंदर। ये बोलते हैं कि हाँ ले लो, हमें तो वैसे भी मुक्का मार के भगाया गया है, हम तो वैसे भी, हमारी फूटी किस्मत है, तुम अगर हमें एक्सेप्ट कर, अगर तुम हमें गेन करना चाहते हो तुम कर सकते हो। और लिटरली बेटा यही होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन का एटम गेन कर लेगा। पहले से 6 इलेक्ट्रॉन्स थे कहां, आउटर बेटा। अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे ऑक्सीजन के एक एटम में, तो वो तो आपको 8 मिलेंगे, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो 6 पहले से थे, 2 इसने और गेन कर लिए, तो अब कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में बेटा, 8 हो गए कि नहीं हो गए। आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 हो गए। ऑक्टेट रूल यहां पर हो गया सेटिस्फाई, स्टेबिलिटी मिल गई, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है मिल गया, यानी कि अब ये हो गया स्टेबल। लेकिन अब इसको अपन एटम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीजन आयन बोलेंगे बेटा। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, लूज कर ले, तो फिर वो आयन बन जाता है। ये भी तो बना ना मैग्नीशियम आयन, तो ये भी क्या बनेगा, ऑक्सीजन आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया और क्या बन गया, ऑक्सीजन आयन बन गया, नेगेटिव आयन बना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब क्या होगा तुमको पता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहां पर बना हुआ था मैग्नीशियम आयन, पॉजिटिव आयन था, यहां पर बन गया ऑक्सीजन आयन जो कि नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बेटा यहां पर वही तो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, और इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, और जहां बॉन्ड बना क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैंने यही कहा था कि कोई भी मेटल है उसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, समझने वाली बात ये है, ठीक है ना, समझने वाली बात ये है कि भाई आखिर ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, वही तुम्हें यहां पर मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि बेटा जो अपना मेटल, जो भी आपके पास मेटल एटम है, वो तो क्या करेगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा ही करेगा, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बेटा ऑक्सीजन का एटम क्या करता है, गेन कर लेता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ना था कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जा कहां रहे हैं, लेकिन इसको फर्क पड़ रहा था ऑक्सीजन के एटम को, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। तो मेटल एटम ने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन का एटम क्या करता है बेटा, गेन कर लेता है। मेटल एटम जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और जो ऑक्सीजन का एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन बन जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, वो जुड़ जाता है और अल्टीमेटली क्या बन जाता है, मैग्नीशियम या मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये पल्ले पड़ा। एक और एग्जांपल दे देती हूं, लगे हाथ यहीं के यहीं। ये कलर तुमको दिखेगा, हाँ दिख जाएगा, कहां दूं, चलो आगे देखते हैं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। अभी कैसे हुआ देखो, सोडियम की कहानी हमको पता ही है, क्या होता है, सीधे डायरेक्ट अपन बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, 2,8,1। तो सोडियम का एक एटम क्या करेगा, अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल करके फेंक देगा। तो क्या बन जाएगा ये बेटा, आयन बन जाएगा, है ना। तो हुआ क्या है, सोडियम के एटम ने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, सोडियम के एटम ने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन गया है, वो खुद पॉजिटिव आयन बन चुका है। ठीक है, अब यहां पर आया कौन, ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन का एटम आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने चाहिए 8 हैं, कितने 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अब ये ऑक्सीजन एटम देखेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन को, वो देखेगा कि यार ये जो सोडियम का एटम है, ये सोडियम का एटम है, इसने क्या किया है, इसने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल दिया है। तो ये बोलेगा कि यार इसने अगर बाहर निकाला है, यानी कि इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यूजलेस है। तो ये पूछेगा कि भाई तुम मेरे अंदर आओगे,
तो बोला हाँ आ जाऊंगा। तो ये क्या करेगा बेटा, सोडियम का जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसने एटम से बाहर निकाला था उसी इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आप बोलोगे कि मैम यहां तो सीधे 8 हो गए थे। बेटा यहां पर 8 इसलिए हुए थे क्योंकि यहां पर अपने पास मैग्नीशियम का एटम था। भाई मेटल मेटल में फर्क है ना, उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में फर्क है। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक ही एटम ने अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया था और उन दोनों को इसने गेन कर लिया था। तो डायरेक्टली क्या हुआ था, आउटर मोस्ट शेल में फिर 6 से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे। यहां पर मामला गड़बड़ है। यहां पर आप बोल सकते, मतलब गड़बड़ नहीं है, यहां पर मामला कुछ अलग है। यहां पर जो अपने पास मेटल है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर उसका अपन देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक एटम क्या करेगा, अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ये सोडियम एटम क्या करेगा, अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देगा, उसी को ये गेन कर लेगा। तो पहले इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक और आ गया, तो अब कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन बेटा अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। उस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, तो बताओ हुआ क्या हुआ, ये बेटा कि यहां पर हमें एक और सोडियम एटम मिला जो क्या करेगा, वही जो इसने किया था। भाई ये भी तो सोडियम का एटम है, तो ये भी क्या करेगा, इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो अब ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये इसको देखेगा, ये बोलेगा कि अरे वाह आइला, एक और सोडियम का एटम, ये भी क्या कर रहा है, इकलौते इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल रहा है, मतलब इसके लिए क्या ही इलेक्ट्रॉन वेस्ट है। तो ये बोलेगा तुम मेरे अंदर आओगे, तो बोलेगा हाँ आ जाऊंगा। तो बेटा ये ऑक्सीजन का एटम फाइनली इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर लेगा। तो अब जाकर के बेटा इसके पास हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहां पर ऑक्सीजन के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन करे हैं, भाई यहां भी करे थे, यहां भी कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेटा अलग अलग एटम से आ रहे हैं, मतलब अलग अलग, आप बोल सकते हो कि सेम मेटल के 2 अलग अलग एटम से आ रहे हैं। ये वाला आ रहा है यहां से, ये वाला आ रहा है यहां से। अल्टीमेटली क्या होगा, ये बन जाएगा ऑक्साइड आयन। भाई 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं तो ऑक्सीजन आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो नेगेटिव आयन आपके पास कितना है बेटा, नेगेटिव आयन आपके पास एक ही है ना। लेकिन पॉजिटिव आयन आपके पास 2 हैं, देखो ना, एक ये वाला एक ये वाला। तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। भाई पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स, बॉन्ड बन जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 2 पॉजिटिव सोडियम आयंस हैं और एक नेगेटिव आयन आपके पास ये है ऑक्सीजन वाला, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। अब आपको समझ में आया इसके फॉर्मूले में Na2 क्यों आ रहा है, इस फॉर्मूले में Na2 क्यों आ रहा है बेटा। Na2 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर एक नहीं बल्कि 2 सोडियम आयंस हैं, एक ये सोडियम आयन और एक ये सोडियम आयन। ऑक्सीजन आयन एक ही है इसलिए केवल एक ही लिखा है। सॉर्टेड, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों जब मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, मैं फिर फंस गई, रुको यार, हाँ अब आपको समझ में आया होगा कि जब किसी मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड आखिर क्यों बनता है, ये पल्ले पड़ गया। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक या 2 कितने भी, मेटल का एटम बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ऑक्सीजन बीइंग नॉन मेटल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, ऑपोजिट आयंस बन जाएंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेचर की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सब बेटा वही कहानी है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। ये देखो चलिए, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा दे आर मोस्ट, आप बोल सकते हो कि अधिकतर जो, ये आपकी देखो, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ये आपके लिए जरूरी है कि जो अधिकतर जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ पानी में घुल करके अल्कलीज बना लेते हैं। जैसे कि देखो सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, पानी में डाल दो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि क्या है, अल्कली है। पोटेशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, पानी में जाएगा तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है बेटा
कि मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो करके क्या करेंगे, अल्कलीज बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों रिएक्शंस बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक की हैं, इन्हें याद कर लो। कुछ नहीं करना, पानी लेना है, एक पानी में डालना सोडियम ऑक्साइड तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे पानी में डालना पोटेशियम ऑक्साइड तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो अब मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये तो बेटा आप लोगों ने मुझे लगता है कि फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में ही आपने पढ़ लिया होगा कि जो हमारे जनरली जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, यानी कि अगर आप किसी एसिड के साथ किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दोगे, ठीक है, तो सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक एसिड और बेस की भी रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और पानी बनता है ना। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा कि जब आप किसी एसिड की रिएक्शन करवा दोगे किसी मेटल ऑक्साइड के साथ तो पानी और नमक ही बनेगा। क्यों, वहां भी हुई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाँ काइंड ऑफ। क्यों, क्योंकि जो आपने मेटल ऑक्साइड लिया है वो नेचर में होता है बेसिक, तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो नमक और पानी तो बनेगा ही ना। ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, क्या होगा, पानी बन जाएगा और नमक बन जाएगा। कौन सा नमक, मैग्नीशियम सल्फेट। कैसे बना, तरीका आपको पता ही है। मैग्नीशियम बोलेगा कि अरे रिएक्टिविटी सीरीज में तो हाइड्रोजन हमसे नीचे आता है, क्या मजाल हमारे सामने यहाँ पर जो ना कंपाउंड बना के बैठा हुआ है। मैग्नीशियम आएगा और सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को मुक्का मार के वहां से भगा देगा और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ जाएगा और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे बेघर हुआ है ये बोलेगा कि अच्छा बेटा मुझे मुक्का मार के भगाया तो अब मैं तुम्हारे ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके क्या करूंगा, पानी बना लूंगा। तो ऐसे बन गया नमक, ऐसे बन गया पानी। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड है। ये मत बोलना कि मैम रिएक्शन नहीं होगी, बेटा ये कॉपर की रिएक्शन नहीं हो रही एसिड के साथ, कॉपर ऑक्साइड की कंपाउंड है बेटा, कंपाउंड। दिस इज कॉपर ऑक्साइड, कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन होगी एसिड के साथ में। ठीक है ना, तो कॉपर बोलेगा कि अरे ऐसे कैसे, हम तो मुक्का मार के भगा देंगे। तो कुल मिलाकर के होने वाला ये है कि यहाँ पर बन जाएगा कॉपर सल्फेट और बन जाएगा पानी। तो प्लीज ध्यान रखना बेटा ये कॉपर मेटल नहीं है, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये कंपाउंड है जो कि होता है बेसिक इन नेचर। तो इसकी रिएक्शन हो सकती है एसिड के साथ में। ठीक है, However, some metal oxides जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब क्या है बेटा, जनरली हमने बोलते कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, कि सामने अगर कोई एसिड आ जाएगा तो बेस के समान बिहेव करेंगे और नमक और पानी बना देंगे ऑन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन कुछ क्या बेटा, दो ही ऐसे मेटल ऑक्साइड आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल दो ही ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। यानी कि एम्फोटेरिक नेचर का मतलब यह है कि अगर उन दोनों मेटल ऑक्साइड के सामने कोई एसिड आ गया तो वो बेस के जैसे बिहेव करेंगे, और अगर उनके सामने कोई बेस आ गया तो फिर वो एसिड के जैसे बिहेव करेंगे। अल्टीमेटली रिएक्शन पर बनना नमक और पानी ही है, लेकिन यहाँ पर नेचर की बात हो रही है कि अगर कोई बेस आ गया सामने तो दोनों एसिड के जैसे बिहेव करेंगे, और अगर कोई एसिड आ गया सामने तो दोनों बेस के जैसे बिहेव करेंगे। वो कौन से होते हैं, दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, इन दोनों के नाम आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी बुक में ली हुई है तो जरूरी है आपके लिए। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यहाँ पर रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, तो सामने एसिड है बेटा, तो ये बिहेव करेगा एक बेस की तरह, तो क्या बनेगा, नमक और पानी बनेगा ऑन रिएक्शन, है ना। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और पानी बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हो रही है एक बेस के साथ, तो जहां सामने बेस निकला ये बिहेव करेगा एसिड जैसे, कि अगर सामने बेस है तो हम एसिड बन जाएंगे, अगर सामने एसिड है तो हम बेस बन जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो अब सामने क्या है, इनके बेस है तो ये बिहेव करेगा एसिड की तरह। अल्टीमेटली क्या होना है बेटा, नमक और पानी बनना है। पानी बन गया, नमक कौन सा बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। मेरे नाल आकर के बैठ जाए ऑक्सीजन। आप बोलोगे कि मैम ये क्या हुआ, बेटा सोडियम एल्यूमिनेट का जो फॉर्मूला है ना वो याद रखने का तरीका बता रही हूं, कि सोडियम बोल रहा है ऑक्सीजन को मेरे नाल आकर के बैठ जा। सोडियम बोल रहा है बेटा, नाल एक पंजाबी वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब शायद होता है कि मेरे पास आकर के बैठ जा, नाल मतलब मेरे पास आके बैठ जा। तो सोडियम बोल रहा है ऑक्सीजन से मेरे नाल आकर के बैठ जा, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, सामने एसिड है तो ये बेस के जैसे बिहेव करेगा, नमक और पानी बनेगा, बन जाएगा जिंक क्लोराइड और पानी। सामने अगर बेस है तो ये बन जाएगा एसिड, क्या बनेगा, नमक और पानी।
है ना, नमक पानी बन गया, नमक कौन सा बनेगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। तो ये चारों रिएक्शंस बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक की है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। याद करने का तरीका भी मैं आपको बताती जा रही हूं। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जब मेटल की रिएक्शन होती है किसी मतलब ऑक्सीजन के साथ में, तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जनरली जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो मतलब मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुल करके क्या करते हैं, अल्कलीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पानी में जाएंगे तो क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे अल्कलीज बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जनरली दे आर बेसिक इन नेचर मेटल के ऑक्साइड्स, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी क्या बोल रहा है, फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिफरेंट मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन विद द सेम स्पीड। सही बात है बेटा। अब क्लास में जो है तुम्हारे 100 बच्चे हैं, तुम्हारी क्लास में करीब 100 बच्चे हैं, तो अब जरूरी तो नहीं है बेटा कि 100 के 100 बच्चे जो हैं वो किसी कंपटीशन में सेम लेवल पर जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे। या मान लो कि मैं एक चैलेंज रख रही हूँ, डांस कंपटीशन में रख रही हूँ, ठीक है। तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों के बीच में मैं क्या कर रही हूँ, डांस कंपटीशन रख रही हूँ। तो तुमको क्या लगता है कि वो 100 के 100 बच्चे एक जैसा डांस करेंगे क्या? नहीं। हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ डांस कर रहा हो सकता है कि बस कोई ऐसे ऐसे डांस कर रहा हो। मतलब यहाँ पर भी वही चीज है कि इतने सारे मेटल्स हैं तो जरूरी तो नहीं ना कि हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ में सेम स्पीड में रिएक्ट करे। कुछ विगरसली रिएक्ट करते हैं, कुछ उतने विगरसली रिएक्ट नहीं भी करते हैं, है ना। तो वही सब बेटा यहाँ पर चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। देखो सोडियम एंड पोटेशियम की बेटा बात करें तो यार ये तो निहायत ही मतलब रिएक्टिव टाइप के, हाईली रिएक्टिव टाइप के मेटल्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। मतलब इनने तो इतना दिमाग खराब करके रखा होता है ना बेटा कि जहां देखो ये आग पकड़ लेते हैं। अगर आप सोडियम और पोटेशियम को खुली हवा में रखोगे तो हवा में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ में बेटा ये रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं, बेटा आग लग जाती है। अगर आप इनको पानी में रखोगे तो पानी में रहते हुए भी क्या करेंगे, आग पकड़ लेंगे। तो बाहर रखना, हवा में रखना, पानी में रखना, इनको जो है ना मतलब दिक्कत की बात है, आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि इनका जो कांटेक्ट है पानी और मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ वो टूट जाए और ये आग ना पकड़े। तो बेटा ये तो विगरसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। रिएक्ट करके करेंगे क्या, ऑक्साइड ही बनाएंगे लेकिन आग पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। द रिएक्शन इज सो विगरस दैट दीज मेटल्स कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन एयर, दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं दूसरे मेटल्स की, थोड़े से लेस रिएक्टिव मेटल्स की, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। तो बेटा ये भी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स ऑन देयर सरफेस। जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये तो लिखी हुई रिएक्शन। हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास ये देखो, मान लो बेटा हमारे पास ये क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है ना। किसका बना होगा, मैग्नीशियम के एटम्स के, भाई जाहिर सी बात है ना, मैग्नीशियम मेटल है तो किसका बना होगा, मैग्नीशियम के एटम्स का बना होगा। ये देख लो ये सब क्या है, मैग्नीशियम के एटम्स हैं, ठीक है ना। सरफेस पर जो एटम्स है बेटा ये दिख रहा है आपको, सरफेस पर ये जो मैग्नीशियम एटम्स हैं इनकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। एयर में जो ऑक्सीजन है बेटा उस ऑक्सीजन के साथ सरफेस पर प्रेजेंट जो मैग्नीशियम मेटल के जो एटम्स हैं उनकी रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये देख लो ये बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कलर आई होप तुम लोग को दिख जाए, हाँ ये क्या बन गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बेटा लेयर बनी है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी। मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास मैग्नीशियम मेटल था, उसके एटम्स तुमको दिख रहे होते, सरफेस पर जो मैग्नीशियम एटम्स थे, है ना, सरफेस पर जो मैग्नीशियम एटम्स थे उनकी रिएक्शन सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है बेटा, जो लेयर है वो कुछ इस तरीके से देखो, कुछ इस तरीके से जो नीचे वाले एटम्स हैं मैग्नीशियम मेटल के, जो नीचे वाले एटम्स हैं उनको इस ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्ट करेगी कि भैया जो नीचे वाले एटम्स हैं एटलीस्ट इनकी रिएक्शन ना हो पाए ऑक्सीजन से। एनसीईआरटी भी तुम्हारी यही लिखती है बेटा कि देयर आर सर्टेन मेटल्स जिनकी जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है तो
उनके मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी, ताकि फर्दर जो और नीचे जो मेटल एटम्स हैं उनकी रिएक्शन ना हो पाए और ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि एल्यूमिनियम है, ऐसे एल्यूमिनियम का आपके पास मेटल है, सरफेस पर जो एटम्स होंगे उनकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेटा लेयर बन जाएगी जो फर्दर जो नीचे वाले एटम्स एल्यूमिनियम के उनकी रिएक्शन को नहीं होने देगी ऑक्सीजन के साथ। ब्लैंकेट की जैसे आप बोल सकते हो कि जो ऑक्साइड की जो लेयर है ये काम करेगी ताकि और फर्दर जो है रिएक्शन ना हो पाए, ठीक है। हाउएवर रिएक्शन आप बोल सकते हो कि यहाँ पर स्लोअर होती है देन दैट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब ये भी रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वगैरह, लेकिन इतने विगरसली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फर्दर अगर आपने सपोज मैग्नीशियम लिया है, ठीक है, आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपने उसको गर्म किया, आपने उसको हीट किया, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेकर के आ गए, तो क्या होगा, मैग्नीशियम जो है बेटा एक ब्रिलियंट डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ जो है जलेगा और जल करके खाक हो जाएगा, पीछे राख छूट जाएगी। वो राख क्या होती है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जैसे कि अगर पेपर को आप जलाते हो तो पीछे राख छूटती है, वैसे अगर आपके पास मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाओगे तो क्या होगा, पीछे राख छूटेगी। वो राख किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि आपने जलाया है मैग्नीशियम को। बेटा जलाने का, कंबशन का मतलब ही क्या है कि आपने किसी सब्सटेंस का रिएक्शन करवाया है ऑक्सीजन के साथ। बस कंबशन में हम कर क्या रहे हैं, गरम हीट कर देते हैं, चीजों को गरम कर देते हैं, इग्निशन टेम्परेचर तक लेकर के आ जाते हैं किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है। तो ऑन हीटिंग मैग्नीशियम क्या देगा बेटा, मतलब ऑन हीटिंग मैग्नीशियम रिबन आप बोल सकते हो कि डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ वो जलता है और पीछे राख छूट जाती है जो कि एक्चुअली व्हाइट पाउडर है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। रिएक्टिविटी सीरीज में हम सबको पता है कि मैग्नीशियम जो है, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जिंक आयरन के पब हैं, कॉमर्स में पहले मिलता है सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लेटिनम मेडल। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जिंक आयरन के पब हैं, वो वाले पब हैं, कॉपर मरकरी, या इसको मैं मिला के बोलती हूँ कि कॉमर्स पढ़ने से सबसे पहले मिलता है सिल्वर मेडल, फिर मिलता है गोल्ड और फिर मिलता है प्लेटिनम। तो ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, तुमको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाँ रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर आता है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है जिंक और एल्यूमिनियम वगैरह से, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद में देखो आयरन के बारे में क्या बोलते हैं। आयरन आप बोल सकते हो कि जलता नहीं, जैसे कि आपके पास एक लोहे की रॉड है बेटा, आप उसको कितना भी गर्म करो, कितना भी गर्म करो, जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन के लिए बोला है ना, हमने मैग्नीशियम के लिए बोला कि अगर हम उसको फर्दर हीट करेंगे तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा, जल करके खाक हो जाएगा, पीछे राख छूट जाएगी, व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। लेकिन जब आपके पास मान लो कि एक लोहे का रिबन है, एक लोहे की रॉड है, आप उसको कितना भी गर्म कर लो बेटा, दिन रात सुबह शाम, वो रॉड जलने नहीं वाली है। इतनी गर्म होगी, इतनी गर्म होगी, ग्लो करने लगेगी, रेड हॉट हो जाएगी बेटा, लेकिन जलेगी नहीं। वहीं एनसीईआरटी बुक ये भी बोलती है कि अगर आप आयरन फाइलिंग्स जो होती हैं, फाइलिंग्स का मतलब जैसे कि अपन गाजर घिसते हैं, है ना, तो जो उसके मतलब ग्रेटेड कैरेट जो आपके पास आती है, वैसे ही अगर आप लोहे को घिसोगे तो वो जो ग्रेटेड आयरन जो आएगी बेटा उसको अपन बोलते हैं आयरन फाइलिंग्स। तो अगर आप आयरन फाइलिंग्स को अगर आग में डालोगे तो वो विग्रसली जल जाएंगी, लेकिन जो ओवरऑल जो लोहा होता है वो जलता नहीं है, ठीक है ना। ऑन हीटिंग रेड हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन जलेगा नहीं। एट हाई टेम्परेचर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन होता है फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड का। फेरस ऑक्साइड क्या है बेटा, FeO, फेरिक ऑक्साइड क्या है, Fe2O3। इनका कॉम्बिनेशन होता है ये मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, मिक्सचर होता है इन दोनों का, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो बेटा अल्टीमेटली ये बनेगा। तो समझ में आया कि अगर लोहे को आप गर्म करोगे, है ना, तो जलने नहीं वाला, गर्म हो जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा, लेकिन जलेगा नहीं, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन होती है लोहे की ऑक्सीजन के साथ में, क्या बन जाता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe3O4, जो कि मिक्सचर है
फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड्स का। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपर ऑल्सो डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कॉपर भी बेटा शांत ही है, कर लो गरम, ऐसे जलने वाले नहीं वाला है। हाउएवर अगर हम इसको लंबे समय तक हीट करते रहेंगे, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब क्या है कि लंबे समय तक हम इसको गर्म करते जा रहे हैं, तो एक ब्लैक कलर का क्या होगा बेटा, कोटिंग बन जाएगी कॉपर मेटल के ऊपर। वो ब्लैक कोटिंग किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो हमारे मेटल्स हैं इनको अगर हम गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। ऑक्साइड तो बेटा हर मेटल बनाने वाला है, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि कौन जलेगा कौन नहीं जलेगा। जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, इनको तो आप खुली हवा में रख दोगे, बस खुली हवा में रखा है आपने, गर्म करना तो बहुत दूर की बात है बेटा। जब तक गर्म करने के लिए कुछ लेकर के आओगे तब तक ये ऑलरेडी जल के खाक हो चुके रहेंगे, आग पकड़ चुके रहेंगे, है ना। तो सोडियम एंड मेटल, सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो खुली हवा में रखे हुए क्या करते हैं बेटा, आग पकड़ लेते हैं, इनको गर्म करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम की यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम की अगर रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। अगर आप और गर्म कर देते हो मैग्नीशियम को तो फिर वो जल के खाक हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की आपके पास वो ऐश आ जाएगी, व्हाइट पाउडर आ जाएगा। ठीक है, लोहे के लिए बोल रहे हैं कि गर्म कर लोगे तो भी जलने वाला नहीं है, कभी भी आग नहीं पकड़ेगा, मतलब ऐसे जलेगा नहीं, रेड हॉट हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। एट हायर टेम्परेचर इसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनता है देखो, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन बनता है। तो आयरन मतलब जो मेटल ऑक्साइड है वो तो बनना ही बनना है, लेकिन कौन जलेगा कौन नहीं जलेगा उस पर बात हो रही है। कॉपर को भी अगर आप हीट करोगे तो वो भी नहीं जलने वाला। हाँ, अगर आप प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कर रहे हो, लंबे समय तक अगर आप उसको गर्म कर रहे हो क्या होगा, जैसे आपके पास कॉपर की रॉड है, आप उसको लंबे समय तक क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, ब्लैक कलर की बेटा यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, क्योंकि लगातार हीटिंग से क्या हुआ है भाई, कॉपर की रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बन गया, उसी की लेयर आकर के यहाँ पर इकट्ठी हो गई, डिपॉजिट हो गई। As prolonged heating is required, this shows that the copper is less reactive than iron. ठीक है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये तो बेटा ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन ही नहीं करते हैं कि लो तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तो इतने शांत हैं कि हम तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे ही नहीं। इवन ऑन हाई टेम्परेचर पर भी बेटा सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम रिएक्ट करते ही नहीं है ऑक्सीजन के साथ। दिस शोज दैट दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, पानी के साथ में कैसे रिएक्ट करेंगे वो बताना है हमारे मेटल्स। देखो, तो जब हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, या तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं। मैंने क्या बोला, जब हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं पानी के साथ बेटा, तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन सकते हैं और मेटल ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मेटल की रिएक्शन हो रही है पानी के साथ। जैसे कि शुरुआत अपन करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम के साथ। तो बेटा मैंने पहले ही कहा था, आप इनको जहां रखोगे ये वहां रह करके आग पकड़ेंगे, खुली हवा में रखोगे वहां आग पकड़ेंगे, पानी में रखोगे तो आग पकड़ लेंगे। तो हुआ क्या, हमने कंटेनर में देखो सोडियम का छोटा सा टुकड़ा डाला है, देखो कैसे आग पकड़ ली। तो ये विगरसली बेटा रिएक्ट करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, और बनाते क्या है, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, रिएक्शन होगी तो बेटा बन जाता है क्या, सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखना कि जब भी मेटल की रिएक्शन हो रही है पानी के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, मेटल ऑक्साइड भी बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से मेटल की रिएक्शन हो रही है। अगर आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, जब ये रिएक्ट करते हैं पानी के साथ बेटा, इनफैक्ट ठंडे पानी के साथ भी, तो ये आग पकड़ लेते हैं, बनता क्या है, इनके हाइड्रोक्साइड्स अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब सवाल ये है कि मैम आग कैसे पकड़ गई, तो आग बेटा ऐसे पकड़ी, जैसे कि मान लो कि आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें जो है आपने पानी डाला हुआ था, ये आपने इसमें पानी डाला हुआ था, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करा है, अब आपने इसमें डाल दिया है सोडियम, ये डाल दिया आपने सोडियम, ठीक है ना। अब इसकी क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अब बेटा ये गैस है तो इसके बबल्स बनेंगे, ठीक है, ये गैस है तो देखो इसके कुछ ऐसे बबल्स बनेंगे, ये गैस है, इसके बबल्स बनेंगे। अब वो बबल्स हैं बेटा तो वो क्या होंगे, ऊपर उठेंगे,
ऊपर उठ के कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। यानी कि हाइड्रोजन गैस कहाँ आ चुकी है, पानी के सरफेस पे आ चुकी है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस, भाई ये गैस है ना, तो इसके बबल्स बनेंगे, बबल्स ऊपर उठेंगे क्योंकि हल्के होते हैं। बबल्स कहाँ आ गए, पानी की सरफेस पे आ गए। तो इन बबल्स में है क्या, इन बबल्स में बेटा हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो जैसे ही ये गैस पानी के सरफेस पे आती है बेटा, ये आग पकड़ लेती है। आप बोलोगे कि मैम हाइड्रोजन गैस आग पकड़ती है? हाँ पकड़ती है बेटा। आग पकड़ने के लिए, कंबशन के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहली बात तो आपका जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए, यानी कि आपका जो सब्सटेंस है वो आग पकड़ने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, कंबशन का सपोर्टर चाहिए। कौन? ऑक्सीजन। तो बेटा जब ये हाइड्रोजन गैस जल तो सकती है ना, जब ये गैस पानी के सरफेस पे आएगी तो इसको यहाँ पर क्या मिलेगी, सराउंडिंग एयर मिलेगी। और सराउंडिंग एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है कि नहीं होती है। तो कंबशन की 3 कंडीशंस हैं, 3 में से 2 तो यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं कि जलने वाला सब्सटेंस भी हाइड्रोजन गैस है, उसको कंबशन का जो सपोर्टर है ऑक्सीजन वो भी मिल रहा है, और तीसरी कंडीशन क्या होती है कंबशन की, कि इग्निशन टेम्परेचर। आप जिस भी सब्सटेंस का कंबशन करना चाहते हो उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक आपको लेके आना पड़ता है, आपको उसको गर्म करना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि जब इनके बीच में रिएक्शन हुई, पानी और सोडियम के बीच में बेटा जब रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर ये दोनों तो बने ही बने, इसके अलावा ढेर सारी बेटा यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस हुई। यहाँ पर ढेर सारी बेटा हीट भी प्रोड्यूस हुई। तो जब ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स पानी के सरफेस पे गए, उनको वहां पे मिला ऑक्सीजन का साथ, और जो हीट इवॉल्व हुई थी उस हीट को गैस ने अब्सॉर्ब कर लिया। हीट मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है हाइड्रोजन गैस को, तो वो क्या पकड़ेगी बेटा, आग तो पकड़ेगी ना, आग पकड़ लेती है वो। और उसका देखा देखी फिर जो मेटल है साथ में वो भी जलने लग जाता है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है सवाल, इसलिए समझा रही हूं मैं इतना। तो सोडियम एंड पोटेशियम आग पकड़ लेते हैं, बनता क्या है, इनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और साथ में निकलती है ढेर सारी हीट भी। ठीक है, चलो, सो हेंस हाइड्रोजन इवॉल्व्ड कैचेस फायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में, मेटल कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम भी बेटा क्या करता है, पानी के साथ में विगरसली रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, लेकिन ये इतने पगलेटो जैसे जो है बिहेव नहीं करता है। मतलब रिएक्ट तो करेगा विगरसली, लेकिन इतना भी नहीं कि आग पकड़ ले। इसके लिए सवाल ये आता है कि जब अपन कैल्शियम को पानी में डालते हैं तो फिर अल्टीमेटली कैल्शियम जो है वो पानी के सरफेस के ऊपर आकर के तैरने क्यों लग जाता है। उसका रीजन बेटा बहुत सिंपल सा होता है कि आपके पास कंटेनर है, उसमें आपने डाल दिया है क्या, पानी। ठीक है, पानी में आपने डाल दिया क्या, कैल्शियम। पानी में आपने डाल दिया कैल्शियम। अब जब इस कैल्शियम की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस भी। अब ये बेटा गैस है, इसके बबल्स बनेंगे, बबल्स हल्के होते तो वो ऊपर उठेंगे। तो जब बेटा हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं ना, तो वो बबल्स जो है कैल्शियम के ऊपर आकर के ऐसे चिपक जाते हैं। बेटा मुझे छींक आ रही है पर आ नहीं पा रही है। चलो हाँ, तो क्या हुआ, जब इनके बीच में रिएक्शन हुई बेटा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बनी, गैस इसके बबल्स बनेंगे। बबल्स क्या करेंगे, कैल्शियम का जो टुकड़ा है, जो पीस है, उसके ऊपर जाकर के चिपक जाएंगे। ठीक है, अब बबल्स हैं, हल्के होते हैं बेटा, तो ये हल्के बबल्स ऊपर उठेंगे, खुद तो ऊपर उठेंगे, और जिसके ऊपर ये चिपके हुए हैं बेटा उसको भी उठा ले जाएंगे। गैस के बबल्स किसके ऊपर चिपके हुए हैं, कैल्शियम के टुकड़े के ऊपर, तो बबल्स ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, उनके साथ जो कैल्शियम का टुकड़ा चिपका हुआ है बेटा, वो टुकड़ा भी ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो, ये आ गया कैल्शियम का टुकड़ा ऊपर, और सरफेस पे आकर के तैरने लग जाता है। तो ये क्यों आया सरफेस पर, क्यों आ रहा है तैरने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसके ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं, बबल्स ऊपर उठते हैं तो खुद भी ऊपर उठ करके आ जाता है, कहाँ, पानी के सरफेस पे आकर तैरने लग जाता है। ठीक है, सो कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद वाटर एट रूम टेम्परेचर फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट द रिएक्शन इज लेस वॉयलेंट, आग नहीं पकड़ेगा। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर क्यों नहीं आग लग रही है, ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ पर हीट इवॉल्व नहीं हो रही है, हीट तो इवॉल्व हो रही है, लेकिन जितनी हीट चाहिए है हाइड्रोजन गैस को आग पकड़ने के लिए उतनी नहीं बन रही है ना। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही थी,
कि जितनी हीट चाहिए थी इसको आग पकड़ने के लिए उतनी मिल गई तो इसने आग पकड़ ली, लेकिन यहाँ पर उतनी हीट नहीं इवॉल्व हो पा रही है, ठीक है। फर्दर द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द कैल्शियम एंड हेंस इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज में कौन आता है? मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीशियम के अलग ना करें, वो बोलता है कि मुझे ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करना है, मुझे गर्म पानी चाहिए। तो मैग्नीशियम को बेटा हम रिएक्ट करवाते हैं गर्म पानी के साथ, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो बेटा ये ना ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करेंगे ना गर्म पानी के साथ, इनको चाहिए होती है स्टीम, और जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनते हैं इनके ऑक्साइड। इसीलिए मैंने कहा था कि जब मेटल की रिएक्शन होती है पानी के साथ तो डिपेंड करता है कि मेटल मतलब मेटल ऑक्साइड बनेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से मेटल की रिएक्शन हो रही है। अगर सोडियम पोटेशियम है तो ठंडे पानी के साथ भी क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, और निकलेगी ढेर सारी हीट। अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम भी जो है ना ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। उसमें भी हीट निकलेगी लेकिन कम निकलेगी। मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ नहीं, वो गर्म पानी के साथ में रिएक्ट करेगा, लेकिन बन जाएगा क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और निकलेगी क्या? हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा, यहाँ पे मैं अलग से लिख देती हूँ, ये दोनों कोल्ड वाटर के ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं। मैग्नीशियम को चाहिए होता है हॉट वाटर, और जो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन है बेटा, इनको चाहिए होती है स्टीम। और यहां पर तो क्या बनेंगे? हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। यहां पर बनते हैं क्या? इनके ऑक्साइड्स। कहां गए? यहां पर बनते हैं ऑक्साइड्स। आई बात समझ में? ये देखो एल्यूमिनियम स्टीम है बेटा, ये देखो गैस लिखा हुआ है ना, स्टीम है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। जिंक स्टीम, क्या बना? जिंक ऑक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। आयरन प्लस पानी यानी कि स्टीम, क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस निकलेगी हाइड्रोजन गैस भी। तो हाइड्रोजन गैस तो बन ही रही है, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मेटल है, उसके हिसाब से कभी ऑक्साइड बनेगा, कभी हाइड्रोक्साइड बनेगा। आप बोलोगे कि मैम बाकी जो मेटल्स है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अरे ये करते ही नहीं है पानी के साथ ना स्टीम के साथ रिएक्शन, ये बोलेंगे कि रहने दो, हमें नहीं करना, मोह माया है सब, ठीक है। रिएक्टिविटी का जो डिफरेंट मेटल्स का जो ऑर्डर है विद वाटर, वो कुछ ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। अब हमारे जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं? बेटा डाइल्यूट एसिड्स में आपको कौन कौन से एसिड पढ़ने हैं स्पेसिफिकली? HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। आपको 10th में केवल इन्हीं एसिड्स के साथ अपने मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन करवानी होती है, ठीक है। HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, इन्हीं की रिएक्शन आपको करवानी होती है। तो तरीका आपको पता ही है। रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा, अच्छा अभी के लिए हम नाइट्रिक एसिड को भी हटा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे सिर्फ HCl और H2SO4 की। इसको क्यों हटा रहे हैं अभी साइड में, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ पहले आप इतना समझ लो, रिएक्टिविटी सीरीज में जो जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, ठीक है ना, वो सब क्या कर सकते हैं? एसिड में से हाइड्रोजन को मुक्का मार के भगा सकते हैं, खुद उसकी जगह पे जाके बैठ सकते हैं और क्या बना सकते हैं? सॉल्ट, और निकल सकती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाती हूँ कि ये रिएक्शन कैसे हो पा रही है, क्योंकि जब आप बात करते हो नॉन मेटल्स की तो अपन बोलते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ में ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका रीजन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसका भी पूछा जा सकता है, इसलिए सुन लो यहाँ पे ध्यान से। देखो आपके पास मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, ठीक है। यहां पर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं HCl के। अब मैग्नीशियम बोलेगा कि यार रिएक्टिविटी सीरीज में ये मुझसे नीचे आता है, मैं इससे ज्यादा रिएक्टिव हूँ, ये मेरे सामने जो है ना कैसे कंपाउंड बना के बैठा हुआ है, हटाओ इसको। तो मैग्नीशियम का बेटा एटम जाएगा और इसको मुक्का मार के यहाँ से भगा देगा, यानी कि HCl के यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल्स थे बेटा वो टूट जाएंगे, वो टूट जाएंगे। कैसे? एक मॉलिक्यूल से आएगा एक H पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन, यहां से भी आ जाएगा एक H पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। यानी कि 2 H पॉजिटिव आयन्स आ गए और 2 Cl नेगेटिव आयन्स आ गए।
तो दोनों Cl नेगेटिव आयन से बेटा पता है क्या होने वाला है, ये मैग्नीशियम का जो आयन है वो जुड़ने वाला है। आप बोलोगे कि मैम मैग्नीशियम का आयन तो यहाँ पर है नहीं, अरे तो बनेगा ना। मैंने क्या समझाया था कि मैग्नीशियम यानी कि मेटल एटम जो होता है वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो ये जो मैग्नीशियम का बेटा एटम है इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल करके क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो अब आपके पास आ चुका है क्या, अब आपके पास आ चुका है मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन जो कंबाइन होगा 2 क्लोराइड आयन से, 2 नेगेटिव आयन से। तो क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना। मैग्नीशियम के एटम ने क्या करा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकाल दिया, पॉजिटिव आयन बन गया, पॉजिटिव आयन दोनों नेगेटिव आयन से जुड़ गया, क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, नमक बन गया। अब आप बोलोगे कि मैम अब बचा क्या है, देखो बचा है आपके पास ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 2 H पॉजिटिव आयंस। तुमको पता है बेटा एक हाइड्रोजन एटम के पास ले दे करके उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर वो भी वो गवा दे तो वो क्या बन जाता है, H पॉजिटिव आयन बन जाता है। अब देखो ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आयन बोलेगा कि यार यहाँ पर ना 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 में से मैं एक ले लेता हूं, मैं गेन कर लेता हूं, तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद मैं बन जाऊंगा हाइड्रोजन एटम। दूसरा H पॉजिटिव आयन बोलता है कि यार मैं काम करता हूं ना, मैं भी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर लेता हूं, गेन करने के बाद मैं भी क्या बन जाऊंगा, हाइड्रोजन एटम बन जाऊंगा। तो दोनों ही बन गए क्या यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स जो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो जब किसी मेटल की रिएक्शन होती है एसिड के साथ में तो नमक और हाइड्रोजन गैस बनते हैं, कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। ये तो हर कोई बताता है कि हाँ भाई मेटल ने क्या करा, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा, पर डिस्प्लेस कैसे किया, तो आप ये बोलोगे कि भाई मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो गेन कर लेते हैं, क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन एटम्स बन जाते हैं जो आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। पल्ले पड़ा कुछ, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये बोलेगा भाई रिएक्टिविटी सीरीज में मुझसे नीचे आता है ये, इसकी क्या मजाल कि मेरे सामने कंपाउंड बना के बैठा है, चलो भगाओ इसको, है भगाओ इसको। तो अब क्या होगा बेटा, ये टूटेगा, H2SO4 टूटेगा, 2 H पॉजिटिव आयंस बनेंगे यहाँ पर और एक सल्फेट आयन बनेगा। H2SO4 बेटा टूटेगा तो क्या बनेगा, 2 H पॉजिटिव आयंस और एक सल्फेट आयन, है ना। अब ये एल्यूमिनियम का एटम क्या करेगा बेटा, बीइंग मेटल एटम अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल करके खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये सल्फेट आयन नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, इनके बीच में आपस में बॉन्ड बनेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पर जो 2 H पॉजिटिव आयंस थे वो क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, गेन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, क्या बन जाएंगे, 2 H पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन आइटम्स बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है, तो मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव में हम डिवाइड कर सकते हैं सारे मेटल्स को। मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ, सॉल्ट्स बनाते हैं और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस भी। विद HCl द सॉल्ट्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड मेटल क्लोराइड्स, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो बनते हैं सॉल्ट उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल सल्फेट्स बोलेंगे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये सब आते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स में। लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो करते ही नहीं है बेटा रिएक्शन। जो रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, बेटा ये सब तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं, मतलब ये सब क्या है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। तो इनकी क्या मजाल कि एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ये देखो रिएक्शन बताई जा रही है, सोडियम एंड पोटेशियम की और कैल्शियम की रिएक्शन विद एसिड।
तो देखो इनके क्लोराइड्स बन रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है विगरसली, है ना, लेस विगरसली देन कैल्शियम। कुछ इस तरीके से देखो, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, जिंक की रिएक्शन हो रही है, आयरन की रिएक्शन हो रही है, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने नाइट्रिक एसिड के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि बेटा नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि सामने वाले पे जाकर के ये चिपका देता है ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि इसके साथ रिएक्शन नहीं हो पाती, जैसे कि सपोज आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। लेकिन ये इतना ज़्यादा आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, इसमें जाकर के ये ऑक्सीजन चिपका देता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, पानी बन जाता है। आपकी एनसीईआरटी ये खुद ये बात बोलती है कि नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि जब भी किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, ये गैस इवॉल्व होती है हाइड्रोजन, उसमें ये ऑक्सीजन जाके चिपका देता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी बन जाता है और खुद जो है रिड्यूस हो जाता है किसी भी अपने ऑक्साइड में, N2O में, NO में, NO2 में, ऐसे रिड्यूस हो जाता है। सिर्फ दो ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवा सकते हैं। कौन से हैं वो दो मेटल्स? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो वेरी 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 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या करेंगे, अपने नाइट्रेट सॉल्ट्स बनाएंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बाकी अगर आप किसी मेटल के साथ में करवाओगे तो ये तो बेटा पानी बना के रख देगा, गैस इवॉल्व नहीं करवा पाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करेंगे अगर गोल्ड एंड प्लेटिनम की बेटा, तो ये तो ना स्ट्रॉन्ग HCl नाइट्रिक एसिड ये करते ही नहीं, ये नोबल मेटल्स होते हैं। ठीक है, however these metals can dissolve in a mixture of concentrated HCl and nitric acid taken in the ratio 3:1 by volume and this mixture is called aqua regia। इसका मतलब होता है रॉयल वाटर, जो कि एक फ्यूमिंग लिक्विड होता है बेटा, बहुत करोसिव होता है। आपको 3 पार्ट्स लेने होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के, 1 पार्ट लेना होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, दोनों को मिलाना होता है और मिला करके जो मिक्सचर बनता है बेटा उसी को अपन बोलते हैं एक्वा रीजिया, ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर, जिसमें कि गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे मेटल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो यहां पर बच्चों जो अपने मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं खत्म। अब हम बात करते हैं हमारे नॉन मेटल्स की, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक में ना नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई बात करी नहीं गई है, लेकिन थोड़ी बात हम कर लेंगे ताकि जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, उनकी प्रॉपर्टीज के बीच में आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएं तो आप एग्जाम में लिख करके आ पाओ। ठीक है, तो जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे जो मेटल एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वहीं जो हमारे नॉन मेटल एटम्स होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन का मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होने चाहिए हैं 6, तो ये क्या करेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जगह ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ज्यादा सही समझेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसके पास हो जाएंगे फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, क्लोरीन है आपके पास आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, होने चाहिए 8 हैं, कितने 1 होने चाहिए 8 है, कितने 7, बस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की बजाय ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा सही समझेगा, जिससे कि इसके ऑक्टेट में फिर मतलब आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट और ये हो जाएगा क्या स्टेबल। आई बात समझ में? तो आप ये बोल सकते हो कि मैम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का खेल है, मेटल एटम्स जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा होता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की बजाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। वही जो हमारे नॉन मेटल्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा होता है कि इनके जो एटम्स होते हैं, नॉन मेटल के जो एटम्स होते हैं, उनके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना सही नहीं होता,
बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो जहां मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वही नॉन मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। Since large amount of energy is needed to remove one or more electrons from the non-metals, therefore non-metals do not form positively charged ions. जाहिर सी बात है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो नेगेटिव आयन तो बनेंगे ही ना। On the other hand, energy is released when a non-metal accepts one or more electrons. Thus non-metals जो है readily form negatively charged ions by the gain of electrons. Therefore नॉन मेटल्स के लिए अपन बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। वहीं जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो क्लोराइड आयन बन रहा है, ऑक्सीजन का आयन बन रहा है, सल्फर आयन बन रहा है, नाइट्रोजन का, ये सब क्या है बेटा, नॉन मेटल्स ही तो है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो जब अपन नॉन मेटल को बेटा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई, जब मेटल की रिएक्शन थी ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बन रहा था। अब जब नॉन मेटल की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। जब हम बात करते हैं हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की तो बेटा जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जनरली नेचर में एसिडिक होते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तुम डालो इसको पानी में, क्या बन जाएगा, देखो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। डालो इसको पानी में, क्या बन जाएगा, देखो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। डालो इसको पानी में, देखो क्या बन जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। तो जनरली हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन बेटा फिर कुछ न्यूट्रल वाले नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी आ जाते हैं। जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ न्यूट्रल वाले भी आ जाते हैं। जैसे कि देखो नॉन मेटल ऑक्साइड्स विच नीदर रिएक्ट विद एसिड्स नॉर विद बेसिस आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी बेटा, पानी खुद क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है, कहने को नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है लेकिन नेचर में न्यूट्रल है। ठीक है, चलो रिएक्शन विद वाटर। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, स्टीम भी नहीं, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस है ना, इनके बस की नहीं है पानी के साथ में रिएक्ट करके जो है ना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करना, ये इनसे ना हो पाएगा। दिस इज बिकॉज, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो हमने देखा था कि मेटल की रिएक्शन होती है एसिड के साथ, है ना, मेटल की रिएक्शन होती है एसिड के साथ, तो क्या होता है, मेटल का एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके आयन बनता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ये H पॉजिटिव आयन्स गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है ना बेटा। H पॉजिटिव आयन्स से गैस तभी बनती है जब आप इनको इलेक्ट्रॉन्स दोगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलते हैं इनको, मेटल एटम से। लेकिन अगर आप किसी नॉन मेटल की रिएक्शन करवाओगे एसिड के साथ तो बेटा नॉन मेटल के लिए मैंने आपको अभी भी बताया कि नॉन मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, लूज नहीं करते हैं। मान लो कि आप किसी नॉन मेटल की रिएक्शन करवा रहे हो, आप किसी नॉन मेटल की रिएक्शन करवा रहे हो एसिड के साथ। अब यहां पर जो H पॉजिटिव आयन बना वो मुंह देख रहा है कि भैया ये हमको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बोलेगा कि भैया मैं तो खुद नॉन मेटल का एटम हूं, मैं काय को दूं इलेक्ट्रॉन, तुम मुझे दे दो। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स ये है इनके पास होते ही नहीं है देने के लिए, नॉन मेटल के एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है देने के लिए, तो वो क्या देंगे H पॉजिटिव आयंस को, और नहीं देंगे तो वो गैस नहीं बना पाएंगे। पानी के साथ भी यही हो रहा है कि वो पानी के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाते। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट रिड्यूस H पॉजिटिव आयंस ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है ना बेटा, जिससे कि गैस बन रही है, इसको अपन रिडक्शन बोल रहे हैं H पॉजिटिव आयंस का। इनके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं देने के लिए, तो ये क्या जो है ना रिड्यूस करेंगे। हाउएवर कुछ नॉन हाईली रिएक्टिव जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि फ्लोरीन वगैरह हो गए, ये रिएक्ट करते हैं पानी के साथ में, लेकिन हाँ टू फॉर्म ओजोन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी।
फ्लोरीन प्लस पानी क्या बन जाएगा, देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन बन गई है, लाइक दैट। ठीक है, चलो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, तो यहां पर भी वही लिखोगे, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्यों? अरे इनके पास खुद नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या रिड्यूस करवाएंगे H पॉजिटिव आयंस को टू गैस। ठीक है, so they do not react with acids to displace hydrogen gas. In order to displace hydrogen from acids, electrons must be supplied to H positive ions of the acids. Since non-metal क्या होते हैं, electron acceptor होते हैं, it cannot supply electrons to H positive ions to reduce them to hydrogen gas. Therefore ये displace नहीं कर पाते हैं गैस को from the acids. Thus non-metal like carbon, sulfur या phosphorus placed in a test tube containing either dilute HCl या H2SO4 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। रिएक्शन विद सॉल्ट्स, तो जैसे अपन पढ़ते हैं ना, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, यहाँ पर भी वही है बेटा, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। देखो जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेटा ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, इससे कम आयोडीन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव क्या करेगा, ब्रोमीन को मुक्का मार के वहां से भगाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर NaCl और ब्रोमीन हो जाएगा घर से बेघर। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, उसको मुक्का मार के भगा देगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड और साथ में बनेगा क्या, आयोडीन। ठीक है, ओके चलिए अब एक कंपैरेटिवली देख लेते हैं चीजों को। मेटल्स की यदि हम बात करें तो मेटल्स आर लस्ट्रस, ये नॉट लस्ट्रस होते हैं, एक्सेप्शन आयोडीन। हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, एक्सेप्शन आप बोल सकते हो कि डायमंड है। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, तो मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, नॉन मेटल्स ना मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। कंडक्टिविटी, मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये पूरा कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्शन ग्रेफाइट है वो अच्छा कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा कम ही होते हैं। ये सोनोरस नहीं होते हैं, ये सोनोरस होते हैं, ये नहीं होते हैं। ठीक है, डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होती है, इनकी कम होती है, ये इजीली टूट जाते हैं। फिजिकल स्टेट, ये जनरली सॉलिड स्टेट में बेटा एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन मरकरी है, ये हर स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। फिर इसके बाद में मेटल जो है बेटा वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, नॉन मेटल्स जनरली नेगेटिव आयंस बनाते हैं। इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। पानी के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हाइड्रोजन गैस बनेगी, सॉल्ट बनेंगे, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये आप छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, क्लोराइड्स एंड क्लोराइड। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं बेटा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे बिहेव करते हैं। नॉन मेटल जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ओके, ये अब आपकी पूरी एनसीईआरटी बेटा, आप इसकी फटाफट से क्या करो, ये लेक्चर आपने देख ही लिया है, ठीक है, अब इसकी आप एक फटाक से रीडिंग लगा लो। रीडिंग लगाने से आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया जो भी पढ़ा है आज एनसीईआरटी का ही पढ़ा है। ठीक है, फटाफट से क्या करो बेटा, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज अपन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को कर लिया है डिस्कस। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल। बाय बाय, सी यू सून।